वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉय रीइंकार्नेटेड इनटू डीमन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड 32 में। होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, क्या आप सभी एनिमे मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। टियानक्सिया पेवेलियन के पेवेलियन मास्टर के लीड लेने के साथ कई सेनाओं ने जल्दी से अपने आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जमा कर दिए। कुछ काम के ब्लूप्रिंट को फिल्टर करने के बाद चैन फैन ने उन पर थोड़ी देर नजर डाली, फिर सभी ब्लूप्रिंट को क्रश करके इटर्नल नाइट लॉर्ड के पैनल में स्टोर कर दिया ताकि उन्हें बनाने और उनके असर को टेस्ट करने के लिए अपने कैंप में वापस जा सके। पैनल पर खास असर साफ तौर पर नहीं दिखाए गए थे, उन्हें बनाने के बाद ही पता चलेगा। आर्किटेक्चरल एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चली और पहला दिन खत्म होने वाला था। जैसे जैसे शाम हुई, आर्किटेक्ट अपने अपने सराय में चेक इन करने लगे। हालांकि चेन फैन पहले ही फान्यू कैंप लौट आया था और शहर की दीवार पर बैठ गया था। नाइट लॉर्ड के पैनल को देखने पर बनाने का जो ऑप्शन था वो सोल स्कल्पचर था। साउ घोस्ट स्टोन्स का इस्तेमाल करके बनाए जाने और कैंप में रखे जाने के बाद स्कल्पचर के 100 मीटर के दायरे में कैंप के सदस्यों को स्टेमिना रिकवरी में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस होगी। चेन फैन गुफा में रखे स्कल्पचर को देखकर हिचकिचाया। असर खैर बुरा नहीं था, यह काम और बचाव दोनों के लिए प्रभावी था। लेकिन क्या यह वास्तव में एक पीले रंग की इमारत से अपेक्षित प्रभाव था? यह अपनी पीली श्रेणी तक पूरी तरह से खरा नहीं उतरी, लेकिन कीमत सस्ती थी। प्रति मूर्ति कला 100 भूत पत्थर, तो वह और क्या मांग सकता था? साइकिल, चलो इसे अपग्रेड करते हैं। दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल 300 भूत पत्थरों की आवश्यकता है। एक पीले रंग की इमारत के रूप में इस अपग्रेड के लिए भूत पत्थर की खपत वास्तव में कम है। यह दूसरे स्तर पर अपग्रेड की गई एक आत्मा मूर्ति है। कृपया एक अपग्रेड दिशा चुनें। मूर्ति कला के 100 मीटर के भीतर शिविर के सदस्यों की चोट से उबरने की गति थोड़ी बढ़ जाएगी। मूर्ति कला के 100 मीटर के भीतर स्थित शिविर हमला इमारतों में भूत पत्थर की खपत थोड़ी कम हो जाएगी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में एक गेम खेला था जिसमें सबसे ऊंची क्लास का नाम प्रीस्ट था। इसका असर आसान था, लड़ाई के दौरान पीछे रहना और आगे टीम के साथियों को अलग अलग बफ देना। यह सोल स्कल्पचर बिल्कुल वैसा ही था। यह कोई स्कल्पचर नहीं था, यह बस एक प्रीस्ट था जो हिल नहीं सकता था। हर लेवल ऊपर जाने पर एक बफ मिलता था। लेवल 10 पर अपग्रेड करने पर 10 बफ मिलते। अगर वह कैंप के सदस्यों की ताकत बढ़ाने वाले सभी बफ चुनता तो इससे एवरेज कॉम्बैट स्ट्रेंथ वाले ब्रीडिंग सदस्य की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। बस कमाल। शहर की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शहर की दीवारों के साथ हर 100 मीटर पर रखा जाता था। बिना रुके उसने तुरंत दूसरा ऑप्शन चुना। स्कल्पचर के बगल में एक अटैकिंग बिल्डिंग। घोस्ट स्टोन की कीमत थोड़ी कम हो जाती। जहां तक कैंप के सदस्यों की चोटों से रिकवरी और कल्टीवेशन स्पीड की बात है, उसके पास पहले से ही उससे जुड़ी बिल्डिंग थी। यह स्कल्पचर पूरी तरह से गैर जरूरी था। उसने लेवल 3 पर अपग्रेड करने के लिए और 500 घोस्ट स्टोन खर्च किए। फिर भी ये 3 अपग्रेड पाथ, अरे कुछ नहीं बदला। उसने फिर से दूसरा ऑप्शन चुना। जब तक वह लेवल 4 पर नहीं पहुंच गया, फिर लेवल 5 पर लेवल को और अपग्रेड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि शुरू में मटेरियल की जरूरत होती है, बल्कि सोल स्लेइंग स्कल्पचर लेवल 5 पर पहुंच गया है और इसे और अपग्रेड नहीं किया जा सकता। ये पहले से ही मैक्सिमम लेवल पर है, क्योंकि हर कोई मैक्सिमम लेवल इफेक्ट पाने के लिए दूसरा अपग्रेड पाथ चुन रहा है। इसलिए स्कल्पचर की रेंज में अटैक टाइप बिल्डिंग रखने पर घोस्ट स्टोन्स की कॉस्ट फिर से कम हो जाएगी। चेन फैन अपने सामने पैनल को घूर रहा था, वहीं जड़ हो गया। लेवल 5 मैक्सिमम लेवल येलो ग्रेड बिल्डिंग। ये शब्द बहुत अजीब लग रहे थे। उसने पहले कभी इतने कम लेवल कैप वाली बिल्डिंग नहीं देखी थी, खासकर येलो ग्रेड वाली। ये सच में बहुत सस्ती थी। और एक मैक्स लेवल सोल स्लेइंग स्कल्पचर के लिए सिर्फ 26 नॉट घोस्ट स्टोन्स चाहिए। इफेक्ट की बात करें तो खैर पैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन साफ नहीं है। वे सभी कहते हैं थोड़ा कम हुआ, फिर से कम हुआ। कमी कितनी हुई है ये टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने का तरीका आसान है। टावर के लेवल 5 पर अपग्रेड होने के बाद उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। लेवल 3 के टावर पर स्वॉर्ड एंड स्टॉर्म एक्टिव स्किल को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक घोस्ट स्टोन की जरूरत होती है। लेवल 5 के टरेट पर स्वॉर्ड एंड स्टॉर्म एक्टिव स्किल को एक्टिवेट करने के लिए फास्ट घोस्ट स्टोन की जरूरत होती है। अगले ही पल शहर की दीवार पर रखा लेवल 5 का टरेट अचानक जल उठा। स्वॉर्ड एंड स्टॉर्म एक्टिवेट हो गया और रोशनी की किरणें हवा में उठी और तीर दूर जमीन पर लगा, जिससे धूल के बादल उठे। इसने 30 घोस्ट स्टोन खा लिए। हे भगवान। चेन फैन ने अपने सामने पैनल पर डिटेल्ड डेटा को ध्यान से देखा। शुरू में इसके लिए 50 घोस्ट स्टोन की जरूरत थी, अब सिर्फ 30 की जरूरत थी। ये घोस्ट स्टोन की खपत में 40% की कमी है। यह एक हैरान करने वाला आंकड़ा था। उसके प्लान के मुताबिक 170 किलोमीटर की जियांगबई डिफेंस लाइन पर बड़ी संख्या में टरेट लगाने की जरूरत थी। ये टरेट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे, इन्हें एक्टिवेट करने के लिए घोस्ट स्टोन्स की जरूरत थी और इनकी संख्या काफी थी। लेकिन अब इसकी जरूरत सिर्फ 170 किलोमीटर की जियांगबई डिफेंस लाइन की दीवारों के अंदर थी। हर 100 मीटर पर एक सोल स्लेइंग स्कल्पचर लगाने से अटैकिंग बिल्डिंग्स में घोस्ट स्टोन की खपत काफी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ 1700 स्कल्पचर की जरूरत है, जो कुल मिलाकर 4 मिलियन से ज्यादा घोस्ट स्टोन है। ये बहुत सस्ता है। थोड़ी देर बाद चैन फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये आर्किटेक्ट्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस बेकार नहीं गई। उसे अभी भी दूसरी ताकतों के साथ आइडिया एक्सचेंज करने की जरूरत थी। इन सभी ताकतों के पास अच्छी चीजें हैं। ये सोल स्लेइंग स्कल्पचर बहुत बढ़िया है। ये सच में लोगों के लिए एक अच्छी स्कल्पचर है। लोगों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? कम कीमत पर हाई क्वालिटी। ये स्कल्पचर उन 4 शब्दों को पूरी तरह से दिखाता है। इस बिल्डिंग को उसके मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड करने के बाद बिल्डिंग इंसाइक्लोपीडिया
एनसाइक्लोपीडिया में एक और बिल्डिंग अनलॉक हुई। फैन यू के पास अब 6 मैक्स लेवल बिल्डिंग्स थीं। वह बिना कुछ कहे शहर की दीवार से नीचे गुफा नंबर 2 की ओर चला गया, व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 6 पर अपग्रेड करने के इरादे से। व्हीकल वर्कशॉप अभी लेवल 5 पर थी। लेवल 6 पर अपग्रेड करने के लिए खास मटेरियल की जरूरत थी। उसने हाल ही में एक अगू खरीदा था जो व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 6 तक अपग्रेड करने के लिए जरूरी सामान था। आज वह व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 6 तक अपग्रेड करेगा। पिछले कुछ दिनों से फैन यू छोटे छोटे बैच में दुर्लभ और कीमती चीजें और ऐसा खास सामान खरीद रहा था। जब तक कीमत बहुत ज्यादा न हो, भले ही इसका मतलब कुछ समय के लिए हो, भले ही आपको अभी इसकी जरूरत ना हो, इसे अभी के लिए रखें। आपको कभी नहीं पता कि आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए। ये चीजें खराब नहीं होंगी, इसलिए अभी के लिए इन्हें स्टोर कर लें। लेवल 6 तक अपग्रेड करने के बाद व्हीकल वर्कशॉप ने बनाने के लिए एक और गाड़ी जोड़ी, एक समुद्री जहाज। एक मीडियम साइज की गाड़ी यह 30 लोगों तक को ले जा सकती है। इसकी स्पीड तेज है, वजन उठाने की मजबूत क्षमता है और इसका ड्राफ्ट गहरा है। ये अपनी घोस्ट फायर और कुछ अटैक एरो के साथ आता है। कुछ एरो बाहर से लगाए जा सकते हैं। हल काफी मजबूत है, लेवल 1 शहर की दीवार जितनी मजबूत। इसे लंबे समय तक बांधा जा सकता है। मेंटेनेंस के लिए एक पोर्ट बनाना पड़ता है। इसे बनाने के लिए 2000 घोस्ट स्टोन चाहिए। चेन फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये प्राचीन जहाज की तुलना में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अधिक उपयुक्त दिखता है। शायद हम जाकर देख सकें कि 4 समुद्रों के दूसरी ओर क्या है। हालांकि यह यात्रा थोड़ी खतरनाक है। हो सकता है कि 4 समुद्रों के दूसरी ओर एक प्रेत बाधित घर का मुख्यालय हो। चेन फैन ने भूत राजा को मारने के बाद गिराए गए भवन के ब्लूप्रिंट को देखा। अब उनका उपयोग किया जा सकता है। अनाम पर्वत से समुद्र तक कौवे की उड़ान के अनुसार केवल 1 किलोमीटर है, लेकिन अनाम पर्वत सीधे समुद्र का सामना करता है जिसमें चट्टानें और खाई हैं। एक बंदरगाह बनाने के लिए हमें इसे थोड़ा और किनारे पर ले जाने की जरूरत है। 3000 मीटर से अधिक तांबे के पाइप बिछाने के बाद चेन फैन अंत में समुद्र के किनारे खड़ा था, जहां सफेद रेखाओं के खिलाफ एक बंदरगाह की इमारत दिखाई दी। धीरे धीरे समुद्र के किनारे बन रहे ये 1000 भूतिया पत्थर असली कागज थे और वह थोड़ा हैरान था। पोर्ट पूरा होने के बाद जमीन हल्की सी कांपी। एक बड़ा कछुआ धीरे धीरे पीछे से उसके पास आया और उसके खोल से एक जहाज जुड़ा हुआ था। जल्द ही जहाज लहरें बनाते हुए समुद्र में चला गया। चेन फैन पोर्ट पर खड़ा था, अपने बगल में गौरैया जैसे बंदर को देख रहा था। वह रुका नहीं बल्कि वापस मुड़ गया। उसने प्लान बनाया। नाइट ने जहाज को बंदरगाह में एंकर किया, यह देखने के लिए कि क्या वह हॉन्टेड हाउस के हमले का सामना कर सकता है, यह देखने के लिए कि समुद्र की गहराई में क्या है और फिर मैन पावर तैयार करने के लिए। कैंप के अंदर चेन फैन एक कमरे में बैठा था। वांग मांझी को देख रहा था जिसे बुलाया गया था। उन्हें बैठने का इशारा करते हुए फिर धीरे से बोला, मेरे पास एक मुश्किल काम है, मुझे कोई सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। फैन यू ने एक जहाज बनाया है। इसके हल की डिफेंसिव कैपेबिलिटी एक लेवल 1 शहर की दीवार के बराबर है। ये एक बड़ा जहाज है जिसमें ट्रीगेट टरेट लगे हैं और इसमें अपनी भूतियां आग है जिससे ये चुपके से अंधेरे समुद्र में चल सकता है। मैं किसी को यह देखने के लिए भेजना चाहता हूं कि समुद्र की गहराई में क्या है, लेकिन यह ट्रिप खतरनाक है। ईगल की कम्युनिकेशन रेंज लिमिटेड है। हम फिलहाल समुद्र पर बेस नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि हम फैन यू से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अभी भी जाकर देखना होगा। वांग मांझी ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा सीरियस था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वह एक घुटने पर बैठ गया। मास्टर यू, वांग मांझी आपकी सेवा चाहता है। यह हमेशा से मेरा सपना रहा है। मरने से पहले समुद्र के दूसरी तरफ क्या है, यह देखना इसके लायक होगा। अगर हमें कोई खतरा हुआ तो मैं मैसेज वापस भेजने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। ठीक है? चेन फैन किंग ने सिर हिलाया। चलो मैन पावर का हिसाब लगाते हैं। हम कल निकलेंगे। तुम टीम को लीड करोगे। मैं तुम्हें 3 जहाज और काफी घोस्ट स्टोन दूंगा। याद रखना, तुम्हें तब लौटना होगा जब घोस्ट स्टोन आधे से ज्यादा खत्म हो जाएं। इस ऑपरेशन का कोड नेम न्यू कॉन्टिनेंट है। समझ गया? वांग मांझी देर नहीं की। वांग मांझी के जाने के बाद चेन फैन शहर की दीवार तक गया, आसमान में तैरते बादलों को देखा और चुपचाप अपनी जेड की छड़ी पर झुक गया। समुद्र के पार क्या है? चाहे वह पुरानी किताबें हों या वह जानकारी जिससे वह मिला है, सब कुछ यही मानता है कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट है, या शायद यह इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की एक और लेयर है। सब कुछ पता नहीं है। अगले दिन पोर्ट पर ब्रीडिंग सेंटर के सभी मुख्य कर्मचारी इकट्ठा हुए और बोबई पोर्ट पर 3 जहाज डॉक किए गए। समुद्री जहाज पर सारा सामान तैयार था। कई ब्रीडिंग मेंबर जहाज पर खड़े होकर उतरने की तैयारी कर रहे थे। वांग मांझी ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, ब्रीडिंग पैवेलियन मास्टर वांग मांझी को न्यू कॉन्टिनेंट प्लान को लागू करने का ऑर्डर दिया गया है। प्लीज ऑर्डर दें। मास्टर, चेन फैन मुस्कुराया। चलो चलते हैं। हाँ, वांग मांझी ने देर नहीं की। वह अपने आदमियों को बैच में 3 समुद्री जहाजों पर ले गया। जहाजों को जहाज से जोड़ने वाली रस्सियां खोल दी गईं। पाल सीटी बजाते हुए ऊपर उठे और तीनों जहाज धीरे धीरे समुद्र की गहराई में चले गए। पीछे खड़े होकर वांग मांझी ने उन्हें अलविदा कहा। यह विदाई, उनकी अगली मुलाकात कौन जाने क्या समय हुआ है। समय बीतता गया। चेन फैन पोर्ट पर पहुंचा। क्षितिज को देख रहा था। एक नम समुद्री हवा उसके ऊपर से गुजरी। 10 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। उसे वांग मांझी की हालत का पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वह मरा नहीं है और वांग मांझी की लाइफ टैबलेट टूटी नहीं है। उसे और कुछ नहीं पता था। इसके उलट ये चीज क्या बकवास है। वांग मांझी डेक पर खड़ा था। उसके बाएं हाथ में चाकू था। उसका दाहिना हाथ एक पेड़ की टहनी को कसकर पकड़े हुए था और वह गुस्से से चिल्ला रहा था, पोर्ट करना मुश्किल है। डॉज डॉज। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन काले बादलों का एक बड़ा झुंड किसी भी पल नीचे आने को तैयार लग रहा था, जिससे कभी न खत्म होने वाला अंधेरा छा जाएगा। मूसलाधार बारिश उन पर लगातार बरस रही थी। उनके नीचे का जहाज छोटा
छोटा नहीं था, लेकिन समुद्र में वह एक छोटी नाव जैसा लग रहा था जिसे लगातार लहरें में डूबने का खतरा था। वे 3 जहाजों के साथ निकले थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा था। रात में उन पर एक भूतिया हमला हुआ था। उनकी यात्रा के 9वें दिन 2 जहाज तबाह हो गए थे। खुशकिस्मती से उसने समझदारी से काम लिया, ऑक्टोपस जैसे भूतों जैसे टेंटिकल्स में उलझे 2 जहाजों को छोड़ दिया और अपने क्रू को साथ ले गया। इससे वे पक्की मौत से बच गए, लेकिन इससे बहुत सारे रिसोर्स भी चले गए, जिसमें पानी के सबसे कीमती रिसोर्स भी शामिल थे, ज्यादातर उनका ताजा पानी। सारे रिसोर्स उन 2 जहाजों पर थे। जब वे वापस लौटने के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने एक आइलैंड देखा। सब बहुत खुश हुए। इसका मतलब था कि उन्होंने सच में एक नया कॉन्टिनेंट खोज लिया था। यह इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट से अलग एक आइलैंड था जो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। आइलैंड पर उन्हें कई दुर्लभ और कीमती खजाने मिले। एक तरह का फल, सेब के साइज का, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी नाक और आंखें बंदर के सिर जैसी थीं। उसने इस फल को पहचान लिया। ब्रीडिंग ट्रेनिंग के दौरान इसका जिक्र किया गया था। ब्रीडिंग के लिए प्राइवेट एकेडमी में एक बहुत जरूरी सबक था, दुर्लभ और कीमती खजानों के दिखने और उन्हें बचाने के तरीकों की ट्रेनिंग। उन्हें भी यह मिला था। वे इसे पहचान भी नहीं पाए। बंदर के सिर वाला फल जो इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर बहुत कीमती था, यहाँ था, पहाड़ों और मैदानों को ढंक रहा था जहां तक नजर जाती थी। ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म नहीं होगा। मर्चेंट गिल्ड के सभी सदस्य बहुत खुश थे। सबको पता था कि उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है और लौटने पर प्रिजन लॉर्ड से उन्हें जरूर बड़ा इनाम मिलेगा। उन्होंने सच में एक नया कॉन्टिनेंट खोज लिया था। लेकिन जब वे अपने मीठे पानी के सोर्स को फिर से भरने के लिए आइलैंड पर उतरे और फिर कुछ मंकी हेड फ्रूट लेकर लौटने की तैयारी की, तो उनका सामना एक तूफान से हुआ, एक बहुत ही डरावना तूफान। वे मुश्किल से अपनी दिशा कंट्रोल कर पा रहे थे और सिर्फ लहरों के साथ बह रहे थे, अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड से और दूर जा रहे थे। तभी बिना किसी वार्निंग के ऊपर के काले बादलों को ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे बड़े हाथ ने चीर दिया हो। अचानक लहरें तेजी से आगे बढ़ीं। सैकड़ों मीटर ऊंचा एक लगातार घूमता हुआ वाटर ड्रैगन पिलर बना जो आसमान को चीरता हुआ और रडर को लॉक कर रहा था। वांग माजी डेक पर खड़ा था, अपना सिर पकड़े हुए, जिसे वह सिर्फ अपनी धड़कती, दिल दहला देने वाली खोपड़ी से कसकर पकड़ने की हिम्मत कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि वह बिल्कुल भी बह नहीं सकता, वरना वह पक्का मर जाएगा। जहाज के दोनों तरफ से गुजरती लहरों में अनगिनत भूत बह गए। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन इन भूतों के पास उन पर हमला करने का समय नहीं था, जैसे वे किसी चीज से भाग रहे हों। उन्हें नहीं पता था कि वे लहरों में बह रहे हैं। वे कब से इस समुद्र में फंसे हुए थे। वे दिन और रात में फर्क नहीं कर पा रहे थे। बेचैनी में एक लहर उनसे टकरा गई। मर्चेंट गिल्ड के कई सदस्य बह गए, जबकि बाकी बेहोश हो गए। पता नहीं कितने समय बाद आखिरकार जहाज के डेक पर रोशनी चमकी। जहाज समुद्र में एक अकेली नाव की तरह बह रहा था। वे आखिरकार बिजली और टूटती लहरों से भरे उस डरावने इलाके से बच निकले थे। लेकिन बुरी खबर यह थी कि वे प्रॉस्पेरस रेल्म से और दूर थे, उस होप आइलैंड से और दूर जिसे उन्होंने खोजा था। एक ऐसी जगह जहां इंसानी निशान नहीं थे। इस आइलैंड का नाम मर्चेंट गिल्ड के सदस्य इस पर उत्साह से चर्चा कर रहे थे। वांग माजी जो लहरों में केबिन में बह गया था, डेक पर चढ़ने के लिए जूझ रहा था। अपने आसपास शांति महसूस करते हुए उसने काले बादलों से ढके समुद्र को देखा, जैसे कोई डिवाइडिंग लाइन हो। गिल्ड मास्टर के बगल में एक पीले चेहरे वाले सबोन अर्डिनेट ने मुश्किल से बताया, बहुत से लोग मर गए हैं, तुम्हें और मुझे मिलाकर सिर्फ 12 बचे हैं। वांग माजी ने क्षितिज की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और भारी आवाज में कहा, घोस्ट स्टोन्स की गिनती करो, लौटने की तैयारी करो। तभी उसे अचानक आगे एक नया आइलैंड दिखाई दिया जो होप आइलैंड से बहुत छोटा था। शायद ये इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट था या शायद कोई नया कॉन्टिनेंट। लैंडिंग, वांग माजी ने जल्दी से खुद को संभाला और ऑर्डर दिया, दुश्मन से बचने के लिए तैयार हो जाओ, एक कैंप बनाओ, घर लौटने के लिए काफी भूतों को मारो, क्योंकि कोई भूतिया पत्थर नहीं है तो भूतों को मारकर भूतिया पत्थर पाओ। बचे हुए भूतिया पत्थर कुछ देर के लिए टरेट को पावर देने के लिए काफी हैं। जल्द ही जहाज ने अपने पाल घुमाए और फिर से चल पड़ा। जैसे ही जहाज आइलैंड के किनारे पर रुका, डेक पर खड़े वांग माजी ने अपने सामने का नजारा देखा। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। अगर होप आइलैंड जिसे उन्होंने पहले खोजा था वहां किसी भी इंसानी निशान का पता नहीं था, तो यह आइलैंड उनसे भरा हुआ था। एक नजर में अनगिनत भूतियां लाशें कंकाल में बदल गई थीं। इंसानी लाशें और बहुत कीमती भूतियां पत्थर हर जगह बिखरे पड़े थे बिना छुए। एक नजर में टूटी हुई इमारतों के कई खंडहर दिखे। इसके अलावा पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी जिंदा जानवर नहीं था। यह एक ऐसा आइलैंड था जिसे भूतों ने तबाह कर दिया था। इंसानों ने कभी इस आइलैंड पर एक बेस बनाया था, लेकिन वह भूतिया लहरों में तबाह हो गया था। तब से किसी इंसान ने वहां कदम नहीं रखा था, नहीं तो वे जरूर इन भूतिया पत्थरों को इकट्ठा कर लेते। इस आइलैंड के खत्म होने के बाद वे सबसे पहले इस पर कदम रखने वाले थे। वांग माजी ने धीरे से अपना मुंह खोला, दूर तक देखा। यह आइलैंड पहला था जिसे उन्होंने कभी देखा था, एक आइलैंड। लेकिन लैंड करने के बाद कोई धुंधला सा देख सकता था कि इस आइलैंड के पीछे सितारों जैसे और भी कई छोटे आइलैंड थे। अगर कुछ अचानक नहीं हुआ होता तो वे आइलैंड भी खत्म हो गए होते और पीछे कोई एक बड़े कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन की आउटलाइन धुंधला सा देख सकता था। मुड़कर पीछे देखा, समुद्र पर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला काला बादल और समुद्र जो कभी खत्म नहीं होता था, एक धुंधली सी डिवाइडिंग लाइन की तरह काम
काम कर रहा था, इस एरिया को बड़े डेड सी से पूरी तरह अलग कर रहा था। जाकर देखो। वांग माजी ने तुरंत भूत को नहीं पकड़ा। इसके बजाय वह दूसरे आइलैंड्स को देखने के लिए एक शिप पर चढ़ गया। 1 2 3 4 उन्होंने अपने सबसे पास के सभी 6 आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया, बिना किसी एक्सेप्शन के। हर आइलैंड टूटे हुए इंसानी स्ट्रक्चर और अनगिनत भूतिया लाशों से ढका हुआ था। कोई सोच सकता है कि बहुत पहले एक बहुत ही डरावनी भूतिया लहर सभी आइलैंड्स, यहाँ तक कि पूरे कॉन्टिनेंट में आई थी। ये आइलैंड इस कॉन्टिनेंट पर सिर्फ फ्रंटलाइन आउटपोस्ट थे जो घोस्ट टाइड आने पर सबसे पहले खत्म हो गए थे। वांग माजी पहले आइलैंड पर लौटा जो कॉन्टिनेंट की सबसे फ्रंट लाइन थी, शायद घोस्ट टाइड के सबसे करीब भी एक बैटल लाइन। वह आइलैंड की पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। चारों ओर देखने पर वह साफ देख सकता था कि पूरा आइलैंड भूतिया लाशों से ढका नहीं था। ज्यादातर भूतिया लाशें आइलैंड के नॉर्थ साइड में थीं, जो मेनलैंड से सबसे दूर था। इससे वह यह अंदाजा लगा सकता था कि समुद्र तल से एक भूतिया टाइड इस छोटे से आइलैंड पर आया था। अनगिनत भूत अपना डेटा और लाशें पीछे छोड़कर निराशा में इस आइलैंड को खा गए। क्या यह इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट था? उसे पक्का नहीं पता था। शायद ये कोई नया कॉन्टिनेंट था। एक स्टार फादर कांपते हुए पेवेलियन मास्टर के पास आया। हम वापस जा रहे हैं? वांग माजी ने भारी आवाज में पूछा। वह चुपचाप मुड़ा, अपने पीछे अपने आदमियों को देखा। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उनमें से हर कोई घायल था। समुद्र में उनका शुरुआती जोश पूरी तरह खत्म हो गया था। समुद्र की मुश्किलों को झेलने के बाद वे दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमें यह मैसेज वापस ले जाना चाहिए। प्रिजन मास्टर को होप आइलैंड के होने के बारे में बताना चाहिए, उसने भारी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा। वांग माजी के पीछे वाले ग्रुप ने सिर झुका लिया, चुप रहे। वे डरे हुए थे। वे दोबारा थंडरस्टॉर्म सी में नहीं जाना चाहते थे। वापस लौटने के लिए उन्हें थंडरस्टॉर्म सी से गुजरना था। स्टार फादर ने धीमी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर, भूतिया पत्थरों को खा जाते हैं। या क्योंकि भूतिया पत्थर निगला नहीं गया था, इसका मतलब है कि इस बर्बाद कॉन्टिनेंट पर अब कोई भूत नहीं है। यह जगह सुरक्षित है। शायद हम यहाँ रह सकते हैं? वांग माजी हंसा। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें नाव से निकलने से पहले अपने साथ एक औरत को लाना चाहिए था। हम इतने सारे टफ लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके अलावा इस आइलैंड पर तो खाने की कोई चीज नहीं दिख रही है। हम क्या खाएंगे? चलो कोशिश करते हैं। इस थंडरस्टॉर्म सी का कोई अंत होना चाहिए, है ना? चलो थंडरस्टॉर्म सी के किनारे किनारे चलते हैं। शायद हम इसे बाईपास करके घर का रास्ता ढूंढ सकें। और चूंकि हम एक बार निकल गए थे तो हम पक्का निकल सकते हैं। हम दूसरी बार निकले हैं। सेक्ट मास्टर, वही आदमी जिसने पहले बात की थी, उसने वांग माजी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और कहा, मैं सच कहूं तो अगर यहाँ के घोस्ट स्टोन्स ले जाना इतना आसान होता तो जो उस समय नेमलेस माउंटेन की रखवाली करता था वह उन्हें बहुत पहले ले गया होता। वे हमें क्यों दिए गए? वह थंडरस्टॉर्म सी पक्का मौत का जाल है। हम एक बार तो उससे निकल गए, लेकिन क्या हम दूसरी बार उससे निकल सकते हैं? मुझे तो यह भी शक है कि हम शायद मर चुके होंगे। ये कोई नया कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड है। या शायद हम सबको झड़ दिया गया है और जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक वहम है। वापस जाना सुसाइड होगा। सेक्ट मास्टर, मैं सच में मरना नहीं चाहता। उस आदमी की आवाज तेज होती गई। वह पागलों की तरह पागल होने वाला था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग माजी आगे बढ़ा और अपने सबोर्डिनेट की गर्दन के पिछले हिस्से पर खंजर से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर उसने उस आदमी को अपनी बाहों में लिया, अपने फटेहाल सबोर्डिनेट को देखा और काफी देर चुप रहने के बाद भारी आवाज में कहा, हमें वापस जाना होगा, हमें वापस जाना होगा, हमें यह मैसेज वापस लाना होगा। यहाँ के घोस्ट स्टोन जियांग बेई डिफेंस लाइन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। क्या तुम परिवार शुरू नहीं करना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे ऐसी जगह रहें जहाँ हॉन्टेड हाउस का असर न हो? मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें जिंदा वापस लाऊंगा। आइलैंड पर एक रात आराम करने के बाद वे अगली सुबह निकल पड़े। जहाज लगभग 30 दिनों तक थंडरस्टॉर्म सी के किनारे किनारे चला। थंडरस्टॉर्म सी कभी खत्म न होने वाला लग रहा था, जैसे आसमान से कोई तीर गिर रहा हो। वे बस उसे पार नहीं कर सकते थे। जहाज के होल्ड में रखे घोस्ट स्टोन अब और बेकार नहीं जा सकते थे। जेंटलमैन, वांग माजी ने डेक पर खड़े होकर कहा। पहले बाईं ओर बिजली से ढके समुद्र पर कदम रखा, फिर डेक पर मौजूद ग्रुप को देखा। अपने आदमियों की तरफ देखते हुए उसने उनकी आंखों में कोई डर नहीं देखा। वे जानते थे कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी आंखों में पक्का इरादा और पागलपन था। एक पल रुकने के बाद वांग माजी मुस्कुराया। ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल होने से पहले मैं, वांग माजी, आप सब जैसा ही था। मैंने कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं किया था। जब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने मुझे फाइलें लिखने के लिए कहा तो मैं अपने गौरव के पल में लैंटियन के उस जंगली ट्री हाउस में था, जब तक हम जिंदा वापस आ सकते थे। लेकिन आज के बाद अगर हम जिंदा वापस खबर ला पाए तो मौत भी काम की होगी। ये सबसे बड़ी चीज है जो हमने कभी की है। आज सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी गौरव का पल है। अगर हम जिंदा वापस लौटे तो हम ये गौरव आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर किस्मत बेरहम हुई तो हम चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे और मैं आप सबके साथ दफनाया जाऊंगा। इस समुद्र को हमारा बीज बनने दो। वांग माजी ने गहरी सांस ली। उसकी नजर हर चेहरे पर घूम रही थी। कुछ लोग गुस्से में दहाड़े अपनी तलवार उठाकर चिल्लाए, बंदरगाह की तरफ जाना मुश्किल है, वापस मुड़ो, घर जाओ। अगले ही पल जहाज ने धीरे धीरे दिशा बदली, जैसे कोई टूटा हुआ ब्लेड अपने सॉकेट में वापस आ रहा हो और लगातार आगे बढ़ रहा हो। दोस्तों, आप सभी बताइए कि क्या एनीमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे? और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट किए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।